11 month baby, how many ml orally he can receive? 11 मंथ बेबी है, वो कितना रिसीव करेगी? तो भाई ये इसकी छोटी सी कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशंस मैं सारी आपको एक वीडियो बना के इसमें सारी आपको बता दूंगा कि कैलकुलेशंस कैसी होती है। तो ये 400 ml ओरली है, ठीक है, 11 मंथ बेबी के लिए। लेकिन इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको पॉसिबल लगे तो बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। इस पे कैलकुलेशंस पे मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। A nurse noted that the digit probe of pulse oximeter that attached with the right forefinger of the patient is not reading। देखिए, जब फोर फिंगर किसी भी उंगली पे आपने वो लगाया, पल्स ऑक्सीमीटर लगाया, और वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो इस सूरत में नर्स को क्या करना चाहिए? ये भाई इसकी सिंपल सा हल है कि इसको लोकेशन जो है वो चेंज कर देनी चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर की जो लोकेशन है ना, वो चेंज करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक उंगली पे वो रिजल्ट नहीं दे रहा तो आपको पल्स ऑक्सीमीटर का जो लोकेशन है वो चेंज कर देना चाहिए। फिर Which of the following best describe the role of case management? अभी केस मैनेजमेंट का जो रोल है सबसे बेस्ट क्या डिस्क्राइब करता है? ठीक है, प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर एंड इंश्योर कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन जो है ना वो प्रोवाइड करना जो है वो बेस्ट केस मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करता है। A 70-year-old woman is admitted to the cardiac unit with arterial fibrillation and receiving intravenous डिल्जातिम एंड हेपरिन। अच्छा यार, जब भी हेपरिन और ये यूज़ हो ना, हेपरिन मोस्टली, तो आपको किस रिस्क के लिए जो है वो तैयार रहना पड़ेगा? किस डायग्नोसिस के लिए? तो हाई रिस्क ऑफ हाई रिस्क ऑफ डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। ठीक है, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा जब भी आप हेपरिन यूज़ करें। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं पेशेंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी स्टेट्स दैट आई हैव नो कनेक्शंस। देखिए, स्पाइनल कार्ड इंजरी जब हो जाती है, ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है कि पेशेंट कहेगा कि भाई मेरे पाँव के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है इस वक्त। क्यों नहीं है कनेक्शन? क्योंकि वो उसका जो मैसेज ट्रांसफ़र करने थे, न्यूरॉन्स जो थी या नर्वोमोटर्स जो थे या जो हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स थे, वो तो ब्रेक हो गए हैं बीच में। ठीक है, तो इसको क्या हम कहेंगे? पावरलेसनेस। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन साइट टू ऑब्टेन कैपिलरी ब्लड शुगर से? अच्छा, एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, उसी वक्त आपने उसका शुगर लेवल करना है, और करते भी हैं, कॉमन है। तो उसके लिए जो बेस्ट कैपिलरी जो वो है ब्लड के लेना है शुगर टेस्ट के लिए, तो वो कौन सा साइड है? तो भाई उसका जो साइड है वो हील है। ठीक है, हील में थोड़ा सा वो पंचर करके आप कैपिलरी ब्लड लेके उसका शुगर टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं ओल्डर अडल्ट क्लाइंट विद रेनल फेलियर कम टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद रिपोर्ट ऑफ नाजिया एंड वोमिटिंग। एक ओल्डर एडल्ट था जिसको रेनल फेलियर था, रेडियो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया विद रिपोर्ट ऑफ नाजिया एंड वोमिटिंग, नाजिया और वोमिटिंग के साथ। ठीक है, द क्लाइंट हार्ट रेट इज 45 बीट पर मिनट, हार्ट रेट उसका 45 था। अभी देखें, मैंने कल आपको बता दिया था वीडियो में कि जो हमारे पास डिगॉक्सिन है वो हम कब प्रिस्क्राइब करेंगे? ठीक है, कब एडमिनिस्टर करेंगे? हार्ट बीट 60 से ऊपर हो तब एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 45 है और ऑलरेडी वो डिगॉक्सिन ले रहा है, तो नर्स को इसके बारे में बहुत कंसर्न हो जाएगी कि भाई इसको स्टॉप कर दे पहले, क्योंकि ऑलरेडी उसका हार्ट बीट जो है वो बहुत नीचे आ गया है। ठीक है, डिगॉक्सिन। A 45-year-old with severe upper GI bleeding is admitted to medical ward। अच्छा, तो ये इसमें ऐसा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए एडल्ट्स में हम कौन सा कितना गेज का आईवी लाइन जो है वो यूज़ करते हैं? तो भाई वो 16 गेज का हम यूज़ करते हैं, 16 गेज जो कहते हैं उसे एडल्ट्स में। एक्सेस आयोडीन इफेक्ट विच ऑर्गन फर्स्ट? देखें, अभी ये तो बहुत कॉमन है, ये तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, आयोडीन मिला नमक, आयोडीन मिला नमक, आयोडीन मिला नमक। इतना इसमें इतने मकदार का आयोडीन है जी, आपको जो ग्लॉटर्स हैं या थायराइड की जो मसाइल है उससे बचाता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, लेकिन वो तो एक मकदार में है। अभी उस मकदार से ज़्यादा हो जाए तो इफेक्ट किस पे करेगा? तो जाहिर सी बात है भाई, जो थायराइड को मसले को ख़त्म करता है, ठीक है, तो अब एक ख़ास मकदार में, जब उस मकदार से ज़्यादा होगा तो थायराइड पे ही इफेक्ट करेगा। तो
एक्सेस आयोडीन सबसे पहले थायराइड पे ही इफेक्ट करता है। एवरी हाउ मेनी मिनट्स टू चेक द फीटल। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि पेशेंट है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में पड़ा है, तो जो बेबी है उसका फीटल हार्ट रेट कितने टाइम बाद चेक करेंगे, ठीक है, 15 मिनट्स, एवरी 15 मिनट्स, ठीक है। फीटल हार्ट रेट मस्ट बी चेक इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। अच्छा, ये देखिए, अ कपल आस्क्ड द नर्स विच ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन दे शुड डू फॉर इनफर्टिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द प्रॉपर नर्स आंसर। ये क्वेश्चन है उन केसेस में जहाँ पे मियाँ और बीवी दोनों आ जाए और इनफर्टिलिटी के साथ आए कि भाई 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन होगी इसमें वो है सीमन एनालिसिस, ठीक है। सीमन एनालिसिस जो है वो सबसे पहले होगा, उसके बाद जाके ये बाकी जो हार्मोनल टेस्ट हैं या कुछ और भी हैं वो बाद में होंगे। पहले जो बेसिक लाइन है वो सीमन एनालिसिस होगा। इसके बाद देखते हैं, ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी ऑफ वुमेन 38 ईयर ओल्ड द नर्स शुड कंसिडर द रिस्क ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। ये जो है 38 ईयर ओल्ड फीमेल थी और नर्स अभी कौन से उस रिस्क पे यानी कि वो फॉलो करेगी, तो वो फीटल हार्ट रेट है, ठीक है। फीटल हार्ट रेट जो है ये वेजाइनल डिलीवरी में निहायत ही इम्पोर्टेंट है, आपने फीटल हार्ट रेट पे बहुत फोकस करना होता है। अच्छा, 25 वीक्स प्रेग्नेंट प्राइमरी, ठीक है, वुमेन इज वन ऑफ फर्स्ट एंटीनेटल विजिट completing physical examination in history. The midwife found that the husband has sickle cell anemia minor. What should be the most appropriate? अच्छा, यहाँ पे एक औरत आई 25 वीक्स की प्रेग्नेंट थी, जब उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो तो नॉर्मल थी, लेकिन उसको बाद में पता चला, ये जो मिडवाइफ थी या नर्स थी या जो भी थी, उसको बाद में पता चला कि भाई इसके तो शोहर को सिकल सेल एनीमिया है, तो भाई यहाँ पे क्या करेगी, जेनेटिक काउंसलिंग करेगी, ठीक है, इस औरत की जेनेटिक काउंसलिंग करेगी। अच्छा, a 6-year-old child is diagnosed with sickle cell disease, is admitted with severe pain in upper and lower extremities. Which type of crisis that the child experience? सिकल सेल एनीमिया के देखें ये कॉमन है, ये जितने भी सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और जितने भी इस तरह की डिजीज़ हैं ना, तो उसमें ये क्राइसिस कॉमन है। तो इसको क्या कहेंगे हम, ये जो अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे सीवियर पेन है, इसको हम कहेंगे वेजोक्लेशियो, ठीक है। 38 When caring for a client who has acute respiratory distress syndrome, acute respiratory distress syndrome है, ठीक है, और नर्स ने उसका जो बेड है, उसका जो हेड है, HOB हेड ऑफ बेड, उसको 30 डिग्री पे उठा दिया है। इसका क्या वजह है, ताकि इसका जो पेट है, ठीक है, एब्डोमिनल प्रेशर है, पेट का जो प्रेशर है वो डायफ्राम पे ना पड़े। वो बेचारा तो ऑलरेडी जो है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में है, उसके लंग्स तो ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ है, और आपने उसका सर बिल्कुल स्ट्रेट रखा या नीचे रखा, तो उसका जो नीचे से इंटेस्टाइनल प्रेशर है, एब्डोमिनल प्रेशर है, वो ऊपर डायफ्राम पे, और डायफ्राम प्रेशर डालेगा लंग्स पे, उससे और भी तकलीफ होगी। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप हेड ऑफ बेड जो है वो 30 डिग्री पे रखें, तो ये डायफ्राम जो है, सॉरी, ये जो एब्डोमिनल प्रेशर है ये नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर इसका जो डायफ्राम है वो रिलैक्स रहेगा। डायफ्राम रिलैक्स रहेगा तो इसके चेस्ट लंग्स सॉरी रिलैक्स रहेंगे, लंग रिलैक्स रहेंगे तो बंदा रिलैक्स रहेगा, ठीक है। सो 30 डिग्री पे क्यों रखते हैं हम बेड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के केस में, तो रिड्यूस एब्डोमिनल प्रेशर ऑन द डायफ्राम। अच्छा, ये देखें, अ नर्स नीड टू टेक द टेम्परेचर ऑफ क्लाइंट। ये है जब हम टेम्परेचर चेक करते हैं रेक्टम से, ठीक है, तो कितना वो जो है थर्मामीटर जो है वो से हम हमें डिप करना होगा, तो रेक्टम में 3.5 cm 3.5 सेंटीमीटर हमें रेक्टम में डिप करना होगा। अच्छा, while evaluating a child in emergency department, the nurse noted that despite the following warm to touch, ठीक है, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक बच्चे को एवेलुएट कर रहे थे, नर्स ने नोटिस किया कि वो थोड़ा चूने के साथ वो थोड़ा गर्म महसूस हो रहा है, और उसके जो ब्लूइश बेल बेड्स
एंड ब्लू स्लिप्स, उसके जो हॉर्न वगैरह है वो भी ब्लू हो गए हैं। अभी यहाँ पे नर्स सबसे पहले किस चीज़ को वो करेगी, असेस करेगी, पल्स को, पल्स चेक करेगी, भाई पल्स क्या हो रहा है, इसमें पल्स की क्या सिचुएशन है। 9-year-old child is admitted to post operative care unit in heart transplant, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट में एडमिट है हार्ट ट्रांसप्लांट में। एंड नर्स एडमिनिस्टर साइक्लोस्पोरिन बाय इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, उसने साइक्लोस्पोरिन लगा दिया मरीज़ को इंट्रावेनस इन्फ्यूजन में। 15 मिनट बाद बच्चे को जो था वो डिफ़िकल्टी हो गई ब्रीथिंग में, और इसका जो स्किन है वो यानी कि सर्द पड़ने लगा, क्लिम्पिंग एंड अपीयरेंस, वो ज़रा बेआराम और अनकंफर्टेबल सा भी महसूस होने लगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल नर्सिंग एक्शन, डिसकंटिन्यूस इंट्रावेनस इन्फेक्शन। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है वो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन जो है उसको डिसकंटिन्यू करना होगा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, registered nurse must be able to measure blood pressure accurately. What could possibly result in accurate high blood pressure resulting, देखें हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हमारे पास क्यों रिज़ल्ट जो है वो गलत आता है। रिज़ल्ट हमारे पास इसलिए गलत आता है कि हमने या तो वो जो कफ होती है उसे ज़्यादा टाइटली बांधा होता है, इसे काफ़ी लूज़ बांध देते हैं, तो इस वजह से हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो गलत आता है। इसके बाद ड्यूरिंग मेनिंजाइटिस आउटब्रेक इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में मेनिंजाइटिस की आउटब्रेक हो गई, हमने क्या किया कि हमने अपने जो स्टाफ था उसे अमाइनोग्लोबुलिन के लगा लिया ताकि उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके। तो ये कौन सी इम्यूनिटी है, तो ये पैसिव इम्यूनिटी है, ठीक है, पैसिव। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेथर्जिन फॉर मैनेजमेंट ऑफ, अच्छा ये डिलीवरी के बाद जो हेमरेज होता है उसको रोकने के लिए हम लगाते हैं मेथर्जिन इंजेक्शन। तो हम मेथर्जिन लगाने से पहले किस चीज़ पे फोकस लगेंगे, ब्लड प्रेशर पे, ताकि ब्लड प्रेशर चेक करें, हमें पता चले कि भाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो मेथर्जिन लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। अ पेशेंट वाज कंप्लेनिंग और डिप्रेशन, मसल वीकनेस एंड कंटिन्यूस फटीग, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशिएंसीज, देखें डिप्रेशन, मसल वीकनेस, ये जाहिर सी बात है कि ये डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है, और अगर विटामिन डी ऑप्शन में ना कैल्शियम में हो, कैल्शियम हो विटामिन डी ना हो तो आप कैल्शियम पे ही करेंगे, लेकिन अगर कैल्शियम और विटामिन डी दोनों हो तो आपने विटामिन डी पे भी इसी केस में करना है। अ डायबिटिक क्लिनिक, डॉक्टर वांट टू नो, ये देखें, ये हमारे पास पेशेंट आया, ठीक है, और उसका जो था क्या कहते हैं उसे, शुगर था ऑलरेडी, तो हमने उसका 2-3 महीने का रिकॉर्ड निकालना होता है। तो इस 2-3 महीने के लिए जो टेस्ट हम करते हैं कि 2-3 महीने का उसका रिकॉर्ड आए, तो उसे हम HbA1c और ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन और HbA1c भी उसे कह सकते हैं हम।